What's going on, guys? What is going on? Hope everyone is okay. आज हम लोग करने जा रहे हैं थोड़ा बहुत फिज़िक्स. हमने आधी केमिस्ट्री की वीडियो शूट कर ली है, फिर रिडॉक्स वाली अपलोड करनी रह रही है, और हमने रोटेशनल वाले जो चैप्टर है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन वगैरह वाले पार्टिकल चैप्टर है, वो भी स्टार्ट कर दिया है. एंड आई होप उसकी भी हफ्ते भर बाद उसकी भी वीडियो आ जाएगी. जब आप ये वीडियो देख रहे होगे उसके लगभग डेढ़ हफ्ते बाद आ जानी चाहिए होपफुली. फॉर द सिस्टम शोन इन स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग. फॉर द सिस्टम शोन इन द फिगर ये दे रखा, बताओ एक्सपेंशन कितना है. 6 किलो का वेट, 4 किलो का वेट, एक्सपेंशन कितना है भाई साहब. अब देखो यार, ये 4 किलो, पहली बात तो ये सोचो भाई, पहले ये सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको ये सोचना है कि ये मूव करेगा भी या नहीं करेगा. तो हाँ, जाहिर सी बात है, मूव करने क्यों, जाहिर सी बात क्यों है, मूव करेगा क्योंकि इसे रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है. नीचे तो ले जा रहा है, 4 किलो को नीचे खींचेगा और वो 6 किलो पे ऐसे टेंशन लगेगी 6 किलो को ऐसे खींचेगा. वो रोकने वाला कोई नहीं है ना, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है. खैर, तो अगर दोनों का FBD बनाओगे, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाओगे, तो ये 6 किलो वाले का हो गया. 6 किलो वाले पे टेंशन लग रही है और 4 किलो वाले पे नीचे mg लग रहा है और ऊपर के साइड टेंशन लग रही है. जितनी रोप में टेंशन होगी, जितनी ज़्यादा टेंशन होगी, उतना ही एक्सपेंशन होगा. तो अपना टेंशन बराबर एक्सपेंशन है. तो अगर मुझे टेंशन पता चल जाए तो हो जाएगा काम. अब ये टेंशन आपको कैसे पता चलेगी? टेंशन क्या होता है? टेंशन एक फोर्स है. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. ये तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग इस पर्टिकुलर केस में हमने ये पाया है कि टेंशन बराबर kx है. वरना वैसे अगर बेसिक है, याद होना चाहिए आपको कि भैया फोर्स तो बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन है. तो सबको ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा ये. मास पता है हमें 6, एक्सेलरेशन अगर इसका मिल जाता तो मज़ा आ जाता. तो 6 इंटू, अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ. एक्सेलरेशन का एक फार्मूला होता है. जब ऐसा सिस्टम होता है ना, जब फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रखी होती है, तो एक्सेलरेशन का बड़ा एक सिंपल सा फार्मूला होता है, शायद m1 प्लस m2 यानी कि 10 इंटू जी. ये फार्मूला है बाय द वे ऐसे अपरेटस का. m2 यानी कि जो नीचे लटक रहा है, m1 प्लस m2 इंटू जी. तो ये 4 हो गया, ठीक है. तो 6 इंटू 4, k क्या है? 240 इंटू x. x होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, नहीं कहूँगा, एक्सपेंशन या कंप्रेशन मान लो. तो आपका x हो गया बेसिकली 24/240. 24/240 हो गया 1/100. 1/10 हो जाएगा ना, सॉरी 1/10 मीटर. इसे चाहिए आपको सेंटीमीटर में, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ गया आपका 10 सेंटीमीटर में. मुझे कैसे पता ये 100 से मल्टीप्लाई क्यों करना था? दे रखा था ना कि सेंटीमीटर में चाहिए था आंसर. तो आ गया आपका सिंपल आंसर, इजी क्वेश्चन. 10 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर. रुको एक सेकेंड, चलो हाँ देख लो, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना. काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय मास इन ट्रैवलिंग डिस्टेंस d स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन. देखो ऐसा है कि काइनेटिक एनर्जी बताओ, आपने एक मास लिया, मास था उसका m था उसका मास, उसको आपने ट्रैवल करवाया, ठीक है, और डिस्टेंस d तक ट्रैवल किया. 0 से स्टार्ट किया होता है उसने, रेस्ट से स्टार्ट किया होता है, मतलब कोई इनिशियल स्पीड वगैरह कुछ नहीं. अंडर द एक्शन ऑफ अ कॉन्स्टेंट फोर्स. अब यहाँ पे एक्चुअली ये फॉर्मूला लगाते हैं हम. काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ ऑफ mv², हाफ ऑफ mv², ठीक है. क्या इसका मतलब हुआ? अब देखो, अब यहाँ पे मेरा एक थोड़ा डिलेमा सा है, मैं बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ. मेरा डिलेमा देखो ऐसा है कि यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करता है ना, मुझे समझ में नहीं आता यहाँ ये फार्मूला क्यों यूज़ करता है. क्योंकि यार v² कांस्टेंट नहीं है, तो वो बात मुझे समझ में नहीं आती. क्योंकि ये फार्मूला आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपका मास और वेलोसिटी कांस्टेंट हो. तो यार चलो, यहाँ पे मास वास तो है ही, ऐसा तो है नहीं आपके मास में से कुछ कम हो रहा है कुछ बढ़ रहा है. ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंजिंग है. खैर छोड़ो, वो तो v² का तो निकल ही जाएगा, फार्मूला एक निकल ही जाएगा. v² हो जाएगा u² प्लस 2as. अच्छा, अब ये देखो क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पे. तो आप सॉरी the action of constant force is directly proportional to the action
काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, अब यहाँ पे ना फॉर सम रीज़न ये लोग मास को रिप्लेस कर देते हैं। मैं फिर से बता दूँ, मुझे इसके पीछे का लॉजिक तो नहीं पता, बट मैंने क्वेश्चन 2 बार कर लिया तो मुझे पता है। हाफ ऑफ, फॉर सम रीज़न इन्होंने मास को रिप्लेस कर दिया, जबकि मुझे कभी समझ में नहीं आया कि इन्होंने मास को जेन्युइनली रिप्लेस क्यों किया। फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो गया, वी स्क्वायर हो गया यू स्क्वायर प्लस 2s, तो यू स्क्वायर 0 था, तो 2 इंटू ए इंटू एस, तो ए से ए कट गया। तो आप देख सकते हो जैसे कि इसमें एफ ए एस अपॉन 2 है, कहीं भी मास है ही नहीं। यहाँ मास एक्सेलरेशन है, बट ये हम सिर्फ फोर्स लेके चल रहे हैं क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे मास का कुछ लेना देना है नहीं, तो m टू द पावर 0 है। मुझे ऐसा लगता है, सॉरी ये तो हट ही गया ना, और ये भी हट गया, तो एफ एस हो गया सीधे सीधा आंसर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसमें मास का कुछ लेना देना नहीं है। वही बात है, मुझे कभी समझ में नहीं आया कि ऐसा किया क्यों हम लोगों ने, बट ठीक है चलो, अब है तो है। देख लो, पॉज करके देख लो, मैंने तो ये वाला स्किप करो। रेड फ्लैग क्वेश्चन स्किप करते हैं हम लोग, एज एवरीबडी नो। रेड फ्लैग नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन नहीं है। रेड फ्लैग क्वेश्चन स्किप करने होते हैं क्योंकि या तो वो हमें आता नहीं है, लेकिन अब क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो रखना ही पड़ेगा उसको। देखो दो वेक्टर हैं आपके पास, ए और बी। बताओ ऐसा टाइम बताओ जब एक दूसरे के वो परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप, सिंपल चीज़ कर सकते हो कि आपको ये कॉस थीटा, इसको ओमेगा टी को, पहले तो मैं थीटा लेता हूँ क्योंकि बार बार ओमेगा टी लिखना मुझे पसंद नहीं है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जे कैप क्रॉस थीटा आई कैप, एक काम करो इसे थीटा ले लो तो ये 2 थीटा हो जाएगा। जब ये दोनों एक दूसरे के, पहली बात तो आपको ऑर्थोगोनल का मतलब पता होना चाहिए, वो 90 होता है। अगर आपको याद हो, अगर ये एक दूसरे के 90 हो गए बाई चांस, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट इनटू कॉस थीटा के बराबर होता है। अब क्योंकि ये 0 है, इन ऑर्थोगोनल में इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो यानी कि कॉस थीटा भी 0 हो जाएगा, कॉस थीटा भी हो जाएगा 0। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 हो जाएगा, है ना। तो थीटा बराबर हो जाएगा, एक सेकंड, क्या कुछ गलत सा नहीं लग रहा हूँ? मुझे भी यही लग रहा है। गलत साइड हमने हाथ डाला। हमें पता है कि कॉस थीटा, ऑलरेडी हमें पता है थीटा बराबर 90 है। कैसे पता भाई? हमने कंडीशन लगाई कि जब थीटा बराबर 90 होगा, यहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, ये पहला स्टेप नहीं है, ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था हमने यहाँ से। हमें पता है कि ठीक है थीटा 90 है, तो ए डॉट बी 0 हो जाता है, ठीक है, तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा। तो अब दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप है, ये तो लिख लिया, चलो दूसरा स्टेप हो गया आपका, ए डॉट बी को 0 लिखो। तो पहले ए डॉट बी लिखना पड़ेगा आपको, कॉस ओमेगा टी कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डॉट कॉस थीटा, आई कैप हट गया, आई कैप मल्टीप्लाई बाई आई कैप 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कोई आई कैप वगैरह कुछ नहीं डाला मैंने। और ये हो गया साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी एक्चुअली। अब यहाँ पे अब अगर आपको होता है ना कि ठीक है यहाँ तक तो चलो मैंने लॉजिक फॉलो कर लिया, यहाँ पे हल्की सी दिक्कत आने वाली है अगर आपको एक प्रॉपर्टी याद ना हो। ऐसा होता है ना, कॉस ए बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, वो एक्चुअली ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक आइडेंटिटी होती है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, वैसी आइडेंटिटी होती है किस चीज़ के लिए? ये होता है कॉस थीटा या कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ ये ए है और यहाँ ये बी है, तो कॉस 2 थीटा माइनस थीटा हो जाएगा कॉस 2 थीटा, एक सेकंड रुको, कॉस 2 थीटा माइनस थीटा हो जाएगा बराबर आपके कॉस थीटा के, ठीक है, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। अब क्या, तो अगर ये कॉस थीटा के बराबर हो गया तो आपका थीटा बराबर हो जाएगा, आपका थीटा हमने क्या लिया था? थीटा लिया था ओमेगा टी बाई 2, तो थीटा बराबर हो गया ओमेगा टी बाई 2, सॉरी क्या, हाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो थीटा बराबर हो गया आपका
थीटा बराबर होगा 90, 90 को लिखोगे आप पाई बाय 2, तो टी हो गया आपका पाई बाय ओमेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो मैं हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे किया क्या, आइडेंटिटी लगाई और कुछ नहीं किया हम लोगों ने। कंस्ट्रेंट वाला क्वेश्चन है भाई, मैं कंस्ट्रेंट वाला क्वेश्चन नहीं छेड़ता। देखो अभी मैं इस पे लिखा भी है लर्न कंस्ट्रेंट, एक सेकंड रुको। देखो आपके पास एक वर्नियर कैलिपर है जिस पे 10 डिवीजन है ऑन वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड विद 9 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 0.1 mm, द मेन स्केल डिवीजन आर ऑफ। पहले आपको ना वर्नियर कैलिपर समझ में आना चाहिए कि होता क्या है। कोई बात नहीं अगर याद नहीं है तो देखो वर्नियर कैलिपर याद है क्या? कैलिपर बॉडी फैट वगैरह मेजर करने के लिए कैलिपर यूज़ करते हैं, तो एक एस्टिमेट मेजर करने के लिए आप कैलिपर यूज़ करते हो। वो कुछ ऐसा सा दिखता है, ऐसा से दिखता है, वो कैलिपर यूज़ होता है। वो उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, वो ऐसे पिंच करता है, फैट पिंच करता है और यहाँ ऐसे बीच में चिपका देते हैं। खैर वर्नियर कैलिपर जो है ना आपको एक मेजरमेंट देता है। अब ये मैं स्केल से वर्नियर कैलिपर क्यों प्रेफर करूँ? स्केल जब है मेरे पास तो मैं वर्नियर कैलिपर क्यों प्रेफर करूँ? क्योंकि आपको ना स्केल या तो आप इंचज़ में मेजर कर लो एक साइड से, और या तो आप सेंटीमीटर में मेजर कर लो, क्योंकि देखो ये स्केल होता है ना, ये इंचज़ में, ये सेंटीमीटर में। वर्नियर कैलिपर आप बस ये यूज़ करते हो क्योंकि आपको एक काफ़ी एक्यूरेट डिग्री में मिल जाता है आंसर। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट, काफ़ी एक्यूरेट तो नहीं कहूँगा मैं, बट मोर एक्यूरेट है। ठीक है जी, चलो आपने पहले ये चीज़ बता दी कि ज़्यादा एक्यूरेट है। अब बताओ आगे उसमें क्या होता है, दो स्केल्स होते हैं। ठीक है, दो स्केल होंगे जिनकी लेंथ बराबर होगी, ठीक है। एक स्केल ये, अरे और फिर ऐसा ही सेम टू सेम एक और, रुको यार, एक ऐसा ही स्केल होता है बिल्कुल अलाइंड इसके साथ ही साथ। बस दोनों में फ़र्क क्या होता है ना, इसमें जैसे मेन स्केल डिवीजन होता है तो मेन स्केल डिवीजन के जो वो ज़्यादा बड़े होते हैं। रुको क्या लिखा है यहाँ पे, हैज़ डन 10 डिवीजन ऑन दी वर्नियर स्केल। ठीक है, तो नीचे वाला वर्नियर स्केल होता है और ऊपर वाला मेन स्केल होता है। वर्नियर कैलिपर नहीं कह रहा हूँ मैं, वर्नियर स्केल कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल है तो ये पूरा का पूरा ही वर्नियर कैलिपर, लेकिन नीचे वाला आपका वर्नियर स्केल है, ऊपर वाला आपका मेन स्केल है। एक सेकंड रुको, हाँ ये मेन स्केल हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला वर्नियर कैलिपर हो गया। अब आगे क्या करना है, ये इसने कहा इस पर 9 डिवीज़न है तो 9 डिवीज़न बना लेना। मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, रुक जाओ। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, और यहाँ पे 10 होते हैं। ठीक है, तो ये हल्के से छोटे होते हैं। रुक जाओ, कलर चेंज करने दो मुझे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 डिवीज़न हो गए आपके। ठीक है, तो आपके मेन स्केल डिवीज़न में हो गए और आपके वर्नियर स्केल डिवीज़न में भी हो गए बहुत सारे। अब क्या करना है भाई, चलो तो अब आपको पता है ना दोनों की लेंथ बराबर होगी, तो ये कितने ही सेंटीमीटर का हो या कितने इंचेस का हो, दोनों की लेंथ बराबर है पूरे की पूरे स्केल की। ठीक है, तो अगर स्केल की डिवीज़न बराबर है तो मान लो, तो इसके जितने भी 9 डिवीज़न थे तो 9 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल बराबर हो जाएगा 10 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल के। आई होप आपको ये बात समझ में आई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आधे क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलो जी, ये तो बात समझ में आ गई मुझे। द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, आपको मेन स्केल, एक सेकेंड, हाँ तो लीस्ट काउंट होता है आपका, लीस्ट काउंट एक्चुअली होता है एक मेन स्केल डिवीज़न जब आप माइनस करते हो एक में एमएसडी से, एक एमएसडी से आप मेन स्केल डिवीज़न एमएसडी की जगह मैं बस एमएस लिखता हूँ, में से आप एक वीएस माइनस करते हो तो 0.1 mm आता है आपका आंसर, है ना। ठीक है, फिर आगे क्या, ठीक है, द मेन स्केल डिवीजन आर ऑफ। अब मुझे यहाँ पे ना मेन स्केल डिवीजन की लेंथ बतानी है। ये लीस्ट काउंट होता है कि सबसे छोटा नंबर आप कौन सा मेजर कर सकते हो, तो मुझे क्या बताना था यहाँ पे,
मुझे बताना है मेन स्केल डिवीजन। तो मैं यहाँ से अगर वी हटा दूँ, 1 वी कितना है, 1 वी है 9/10 ms। तो 1 ms माइनस 9/10 मेन स्केल डिवीजन, बाय द वे MSD नहीं लिख रहा हूँ मैं, बस MS लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 0.1 mm। पूरा ले लो, इसको ले जाओ इधर, 1 वाट नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ सॉरी ये तो 10 हो जाएगा ना, हाँ हाँ ठीक है। तो एक मेन स्केल डिवीजन हो गया आपका यहाँ पे, एक स्केल मेन स्केल डिवीजन हो गया आपका 1 mm का, ठीक है। तो इतना ही है, वर्नियर कैलिपर है। अगर आपको एक बारी में समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, बहुत क्वेश्चन करने हैं आपको, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, धीरे 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 करके समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, देखो हम लोग अभी तक जितने भी फोर्सेस से डील करते आ रहे हैं वो ज़्यादातर होती हैं कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे आप मतलब एक्स एक्सिस में आप जब भी अलग अलग उसमें जाओगे, मतलब एक्स एक्सिस पे मान लो यहाँ पर हो तो आपका दबदबा अलग है, फोर्स अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, लेकिन यहाँ पे सेम है, क्योंकि हो तो एक्स एक्सिस में तो सेम ही है ना, भले आप वाई में ऊपर गए हो। ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब छोटी मोटी चीज़ें करके आ जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। आपको वो दे रखा है, उसका मास दे रखा है और डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम, आप 0 से लेके 5 तक गए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है इसमें डायरेक्टली 5 डाल दो। देखो कहने को तो कोई कह सकता है हाँ कि ठीक है इसमें डायरेक्टली 5 डाल दो तो आपको फोर्स मिल जाएगा, ये वो करके कैसे तैसे आंसर निकालना, बट ये वो गलत है। पहले तो आप वर्क डन निकालना आपको, ठीक है। वर्क डन कितना होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको वर्क डन हम लोग ये यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका इंटीग्रेशन होता है। इसका जब ये एक्चुअल फार्मूला है तो हम लोग ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, ये भी बाहर है यूजुअली क्योंकि हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं, और ये तो बाहर आएगा ही आएगा। तो इसीलिए हम लोग वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते थे। अब फोर्स बदल रहा है तो हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। 7 माइनस 2x प्लस 3x² इंटू एक्स, 7 माइनस 2x प्लस 3x² इंटू एक्स, ठीक है। और इसका आप इंटीग्रेशन करने वाले हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7x माइनस 2x², मल्टीप्लाई नहीं करना ना, सॉरी इंटीग्रेशन करना है, ये तो dx होगा, सॉरी एक सेकंड रुको, इंटू dx, हाँ तो इसका आप इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन है, x से मल्टीप्लाई मत करना, x से मल्टीप्लाई करना गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। dx इन्फिनिटेस्मली स्मॉल, तो ये हो जाएगा अगर 7x माइनस 2x² 2 प्लस 3x³ 3, तो ये हो गया 7x माइनस x² प्लस x³, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हो, ये आपका ना इंटीग्रेटेड वो फार्मूला है, ठीक है, इंटीग्रेटेड है। तो आप इसमें कोई भी वैल्यू डालो आपको बता देगा ये कि यहाँ से यहाँ तक का आपका कितना वर्क डन हुआ है, ठीक है। तो 7 5 से 35 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 5 का क्यूब हो जाएगा 125, तो हो जाएगा 135 हो जाएगा आपका आंसर शायद, थोड़ा सा सस्ता लग रहा है बट सही है शायद, ठीक है 135 है। जैसा मैंने किया वैसे कर लो, कोई डाउट है तो बता देना, वरना आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक इंजन है जो पानी फेंकता रहता है कंटिन्यूसली थ्रू अ होज, वाटर लीव करता है होज की वेलोसिटी से। इफ़ यू कैन हियर द बैकग्राउंड वॉइस आई अपोलोजाइज फॉर दैट, यू हैव टू बेयर थ्रू इट, चिंता मत करो, नहीं सुनाई दे रही तो अच्छी बात है। एन इंजन पम्प्स वाटर कंटिन्यूसली थ्रू अ होज, ठीक है, वाटर लीव विद द वेलोसिटी v वेलोसिटी से पानी निकलता है, एंड m, और एक छोटा सा टर्म दे दिया इन्होंने m, ये थोड़ा सा मे बी कन्फ्यूजिंग लगे, स्मॉल m इज़ कैपिटल M, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ ऑफ व्हाट, यूनिट लेंथ ऑफ व्हाट, आई गेस ऑफ द वाटर जेट, ठीक है। मतलब 1 मीटर में आपको 1 किलो पानी मिल जाएगा अगर m इज इक्वल टू 1 है। 1 किलो 1 लीटर एक ही बात है ना। अगर m की वैल्यू 1 है आपकी, तो आपको इसका m इससे ये पता चलता है कि 1 मीटर के उससे 1 मीटर के लेंथ में आपको 1 लीटर पानी मिलेगा।
व्हाट इज़ द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज़ इम्पार्टेड टू वाटर। ठीक है, अब बताना है कि काइनेटिक एनर्जी का रेट क्या है, जो आप पानी के ऊपर काइनेटिक, अब इसमें हाफ एम वी स्क्वायर नहीं ले सकते, वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन मास हमें पता है कांस्टेंट नहीं है, तो ठीक है आगे क्या, व्हाट इज़ द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इंपॉर्टेंट टू वाटर। तो काइनेटिक एनर्जी तो पहली बात पूछ भी नहीं रहा है, पूछ क्या रहा है, मैं पावर पूछ रहा है, तो पावर होता है काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चलो एक बार ला के देखते हैं, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे ये स्मॉल एम ना लेके, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कुछ लोगों के दिमाग में, मैं यहाँ कैपिटल एम ले रहा हूँ क्योंकि स्मॉल एम इसको डिनोट करता है। कन्फ्यूजन भी क्या करना भी ऐसे ही चाहिए, कैपिटल एम ही लेंगे अभी यहाँ पे, अपॉन टाइम। ठीक है, अपॉन 1 अपॉन टाइम। ठीक है, तो एम की वैल्यू क्या हो गई, मास, कितना मास निकल रहा है अगर आपको वो जानना हो, क्योंकि ये मास चेंज तो नहीं हो रहा, बस यहाँ पे मास देखो, या ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मास ऐसा नहीं है कि चेंज हो रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस इसको लिखने का तरीका अजीब सा दे रखा है। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एम एल इंटू वी स्क्वायर अपॉन टाइम। लेंथ अपॉन टाइम कितना हो जाता है, वो हो जाता है वेलोसिटी, तो हाफ ऑफ एम वी क्यूब। तो सीधा सीधा आंसर डी आ गया आपका आंसर। इजी क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें दिमाग उमाग लगाना नहीं है, बाकी देख लो अगर आपको कुछ देखना है तो। बढ़े आगे, चलो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड, ओ हो, तो थोड़ा दिक्कत करेगा ये क्वेश्चन। वैसे इसका आंसर मेरे हिसाब से या तो ए है या तो बी है। खैर, पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है ना, फोर्स फील्ड इज यू दे रखा है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा है। पहली बात तो ये देख के ना मुझे बहुत मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करता मैं बिल्कुल भी, तो मैं इसको u इज़ इक्वल टू, मतलब मेरे को डिनोमिनेटर अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करनी है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ मैजिकल पावर है, मैं कर चुका हूँ, इसलिए मेरे को पहली चीज़ पता है मेरे को क्या करनी थी। तो इसलिए मैं इसको अब ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर सकता हूँ। खैर ये -1 आ गया तो इंटीग्रेट करने में ऐसी दिक्कत हो जाएगी, छोड़ो सब छोड़ो। अब मेरे को ना थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहली बात तो इक्विलिब्रियम के समय चाहे अनस्टेबल हो या चाहे स्टेबल हो, आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन होता है डी यू अपॉन डी आर, ठीक है, वो बराबर हो जाता है 0 के। ठीक है, तो ये बराबर होगा 0 के मेरे हिसाब से, हाँ। चलो करके देखते हैं फिर, डिफरेंशिएट करो उसका, ये होगा नेगेटिव ए आर -3, आर यू श्योर, लेट्स होप सो, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव क्योंकि बी इधर आ गया, बी आर टू द पावर -2 डिफरेंशिएट कर दिया, बराबर क्या होगा 0। एक सेकेंड, ये 2 नहीं है, ये ए है भाई साहब। हाँ ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा अच्छे से लिखने दो मेरे को, ये ऊपर ही लिख लेता हूँ। ये कांस्टेंट बाहर आया तो -2a, और इसको एक कम करोगे तो -2 -1 हो जाएगा, -3, और ये कांस्टेंट आगे आ गया, माइनस का साइन ऑलरेडी था, अपॉन 1 बी आर टू द पावर -2 बराबर 0 है, बी आर उधर गया, ये यहाँ आ रहा है बाय द वे, ए का ए टू द पावर ये हो जाएगा 2ar³ बराबर बी आर -3 -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आर की वैल्यू चाहिए ना मेरे को, तो आर हो जाएगा 2a/b, इसे सॉल्व कर लोगे तो बस ये है कि आपको ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। पहली बात तो डिफरेंशिएशन में ये a टू द पावर -3 नहीं है, ये r टू द पावर -3 है, आपको ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। दूसरा, आपको ये बात पता होनी चाहिए थी कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी का -du/dr है वो बराबर होता है 0 के, तो उसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। इसका लॉजिक मेरे को नहीं पता है, तो आप दो चीज़ें मैं पूछूंगा आप लोगों से, एक तो मुझे इसका लॉजिक बता दो इसके पीछे का, दूसरा मुझे बताओ क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है। 2a/b, ठीक है, तो 2a/b मेरा भी यही आया था आंसर, पहले भी यही आया था, पिछली बार भी किया था तो यही आया था, पता नहीं मैंने इसको वापस क्यों किया इसको को। हाँ चलो, इन द गिवन डायग्राम द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज, ठीक है, ये एक्सेलरेशन दे रखा है, देखो एक्सेलरेशन बताओ,
तो या तो देखो आप पूरा ना इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखो, दो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, आप FBD बनाओ दोनों का, फिर दोनों में से टेंशन हटा दो, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन निकालो, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उससे ज़्यादा बेटर प्रोसेस ये है कि म्यू मान लो 0, म्यू मान लिया मैंने 0, ठीक है। अगर म्यू 0 आता है चलो अभी बस म्यू को 0 मान लो बस। दूसरी बात क्या है कि मैंने आपसे पूछा कि ठीक है आप ये बताओ कि थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको बताया था कि ये जब फ्रिक्शनलेस सरफेस होती है तब एक्सेलरेशन कितनी होती है, तब एक्सेलरेशन होती है, ठीक है जी, जो लटका हुआ मास है m अपॉन जो टोटल मास है, तो यानी कि 3m इंटू जी। तो आंसर आ गया आपका g/3, g डैश हो गया g/3। तो अगर जब मैं म्यू को 0 मानता हूँ तो g/3 कहाँ ऑप्शन आ रहा है, कहाँ आंसर आ रहा है मेरा, वो है 2, नंबर 2 का, नंबर 2 मेरा g/3 आएगा। बाकी तुम्हें सॉल्व करना है तो कर सकते हो लंबे तरीके से। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क इज डन, मुझे नहीं पता। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क इज डन, आई गेस अपॉन द सिस्टम। अब ए या डी में से मे भी कुछ हो, मुझे नहीं पता, ए या डी में से कुछ होना चाहिए। बाय आई गेस ए कर देते हैं। पहली बात तो मुझे यही नहीं पता कि नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव में फ़र्क क्या होता है, मैं कभी भी क्लियरली नहीं समझ पाया हूँ। हाँ मतलब ठीक है 5 मिनट के लिए याद हो जाता है कि अच्छा ये होता है, अच्छा वो होता है, बट होता है ना कि स्टिल जो लॉजिकली इंटुइटिव सेंस हो, चलो बी है। बाय द सिस्टम अगेंस्ट इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब बिल्कुल पोलर अपोजिट आंसर है। चलो कोई बात नहीं, इसे याद कर लेंगे, चिंता मत करो। क्रिस्टलाइन CSCl, ओहो ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। कोई बात नहीं, इसे फिर कभी कर लेंगे, केमिस्ट्री क्वेश्चन थोड़ी करना है। अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलॉन्ग अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है, यहाँ पे वो था, नीचे गया, जस्ट कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर AB इक्वल टू D, जस्ट कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्कल। अच्छा जा रही है, गोल घूम रही है। अच्छा मैं ना इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ कि मान लो इसने वर्टिकल सर्कल कंप्लीट किया, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये ऊपर से एक राउंड मारा इसने, या नीचे आके एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट किया, एक ऐसा राउंड मार के। मतलब ये क्या पूछ रहा है, बॉल यहाँ घूमी कि बॉल यहाँ घूमी, मतलब यहाँ तो घूमी और स्लाइड भी करी, यहाँ पे दोनों चीज़ करी बॉल ने, यहाँ पे गोल गोल घूमी वो बॉल, है ना। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि वो जैसे यहाँ पे घूमी वो, फिर उसका, रुक जाओ एक सेकंड रुको, काइनेटिक एनर्जी ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड। द हाइट h इज़ इक्वल टू यहाँ की पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो यहाँ, और यहाँ की फिर काइनेटिक एनर्जी थी। मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है और वो ख़त्म हो गया, फिर फ्रिक्शनलेस सरफेस मतलब एक टाइम पे उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म। सॉरी ये फ्रिक्शन वाली सरफेस है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में यही अज्यूम करता हूँ मैं, ऐसी बात भी नहीं है। जस्ट कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर AB इक्वल टू D, द हाइट h इज इक्वल्स टू, अच्छा जस्ट कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है यार। इसमें अगर मैं आंसर करूँ तो इसमें पाई आ जाएगा, सही बताऊँ तो मैं आंसर करना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि फिर इसमें पाई कहीं ना कहीं से मैं पाई घुसा दूंगा। इनिशियल एनर्जी क्या थी, इनिशियल एनर्जी थी हमारी mgh, ठीक है, फिर उसके बाद वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, जो कि थी हमारी बाद में लास्ट में जाके कोई ना कोई v काइनेटिक एनर्जी पकड़ी हमने, ठीक है जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाओ फिर फोर्स इंटू मास हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो तुम्हें कैसे पता है ए वही है, सही बात है। आई डोंट नो यार, आई डोंट नो क्या है ये, आई डोंट रियली नो व्हाट हैपेंड। यहाँ पे पहली बात तो मैं ये लिखना चाह रहा था, वो ये कह रहा है कि अगर आपको एक पूरा का पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है तो आपको 5g/r, r आपका डिस्टेंस हो गया, 5g/r से ज़्यादा एनर्जी स्पीड चाहिए, जो कि मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब होता है।
मतलब मुझे ये पेंडुलम वाले फार्मूला की बात याद दिला रहा है, वो भी कुछ ऐसा ही था, मे बी उससे रिलेटेड हो। आए करेंगे आप थोड़ी देर में, वो भी करेंगे। अगर केबिन डिसेंड कर रहा है, बट इफ केबिन डिसेंडिंग वर्टिकल विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, देखो एक केबिन है, ठीक है, लिफ्ट टाइप का है, केबिन लिफ्ट, ठीक है, उसके अंदर आपने एक सामान रख रखा है, ठीक है, जो हर फ्लोर से फ्लोर टू फ्लोर वाले वो नहीं होते, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक भेजने के लिए एक केबिन नहीं होते, मतलब फैंसी रेस्टोरेंट वगैरह में वैसा ही है। उसमें से आप कुछ सामान वामान भेज रहे हो, कुछ खीरा वीरा नीचे भेज रहे हो आप, ठीक है। और ऐसा है कि जो जो खीरा का डब्बा है, जो उस लिफ्ट के अंदर फोर्स लगा रहा है, लिफ्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये वो खीरे का डब्बा है, तो वो लिफ्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि नीचे एरो कर दूँ। मैं पहली बात तो FBD बना रहा हूँ, ये गलती मेरे से हुई थी और मैं काफ़ी देर तक कंफ्यूज था इस गलती पे। छोटी सी गलती है, लेकिन आई होप आप ध्यान दो जब आप FBD बनाते हो ना। इनफैक्ट मैं ये आज से नहीं, काफ़ी टाइम पहले से कर रहा हूँ ये गलती। FBD में मेरे इसलिए गलतियाँ बहुत होती थी, इसलिए FBD है ईजी सा टॉपिक। और कभी मैंने मतलब काफ़ी बारी मैंने खुद गलती कर दी है FBD में, और कभी ट्राई नहीं किया ऐसे पर्टिकुलरली सॉल्व करने का। खैर, आप मैं वो गलती क्या है, गलती रिवील करने का टाइम आ गया। आप FBD में सिर्फ और सिर्फ वो फोर्सेस लगाओगे, या तो आप FBD में सिर्फ और सिर्फ वो फोर्स लगाओ जो वो दूसरों पे लगा रहा है, या आप FBD पे वो फोर्स लगाओ जो उस पे लग रहा है। हम चलेंगे दूसरे वाले के साथ, हम सिर्फ वही फोर्सेस यूज़ करेंगे जो दूसरे उस पे लगा रहे हैं। तो ठीक है, अब उस पर क्या क्या फोर्स क्या क्या लग रहा है। वो पहली बात तो वो फ्री फॉल में तो है नहीं जी, वो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो वो एक्सेलरेशन कितना है, वो एक्सेलरेशन है M/A। भैया जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट जाएगी उस एक्सेलरेशन से वो भी जाएगा, बात तो सही है। फ्री फॉल में नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रेविटेशनल फील्ड तो लगेगी, ठीक है, ये बात भी सही है आपकी, mg लग गई, ठीक है। और फिर वो ना लिफ्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा था, तो लिफ्ट भी तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगी, नॉर्मल जिसे कहते हैं, और उसकी वैल्यू है 9mg/10, ठीक है। अब क्या बताना है भाई, अब यही बताना है ए किसके बराबर है। ए बराबर है तो mg बराबर है, अब आप सॉल्व करने बैठोगे तो mg बराबर है ma बराबर है, आपके जो एक्सेलरेशन है वो बराबर है mg फ्री फॉल में, और फिर जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है 9mg/10 के। तो देख के ही पता चल रहा है, ए हो गया, ए सारे हम काट दो अगर, तो 1/10 × g है ना, g/10 आ गया आंसर 2, ठीक है। मुझे कैसे पता है कि भैया ये ma यहाँ रखना था, यहाँ mg क्यों नहीं रखा, क्योंकि mg तो बहुत बड़ा नंबर है। देखो ऐसा ना, वैसे सोचो, मतलब एक कहानी टाइप में सोचो, एक सेकंड रुको, पहले तो एक कहानी टाइप में ऐसे सोचो कि देखो, वरना तो ये फ्री फॉल में था, वरना तो सब कुछ फ्री फॉल में ही रहता, लेकिन कोई चीज़ उसे रोक रही है फ्री फॉल से। तो फ्री फॉल का जो फोर्स है माइनस कर दो ऊपर वाले फोर्स, तो 9mg/10 माइनस करो, ठीक है, आगे बढ़ता है। अ पार्टिकल विद टोटल एनर्जी E इज मूविंग इन अ पोटेंशियल एनर्जी रीजन U विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x, मोशन ऑफ पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ रीजन व्हेन। वो मूव कब करेगा, चलो वो मूव कर रहा है, तो इसका देखो टोटल एनर्जी है उसके पास, ठीक है, इज मूविंग इन अ पोटेंशियल एनर्जी रीजन। अब टोटल एनर्जी आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी KE प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जी KE हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, KE हमेशा पॉजिटिव रहता है, और टोटल एनर्जी जो होती है ना पार्टिकल की, वो नेगेटिव में रहती है, ऐसा है जी हाँ, तभी वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, या ऐसा कुछ लॉजिक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जंप मार रहा हूँ, मैं थोड़ा लॉजिक, ये जैसे ये है ना, ये रास्ता है, रास्ते में लॉजिक आता है, तो आप लॉजिक के ऊपर चल के जाते हो, ठीक है, तभी आप कॉन्सेप्ट तक पहुँचोगे। यहाँ मैं जंप मार रहा हूँ, मैं एडमिट करता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा सा ब्लैंक आउट कर रहा हूँ। तो ये एक नेगेटिव टर्म है और ये एक पॉजिटिव टर्म है। तो अगर मैं देखूँ कायदे से, तो ये जो हुआ ये कम नेगेटिव टर्म हुआ ना, u ऑफ x इज़ अ लेस नेगेटिव टर्म देन TE, ये थोड़ा कम नेगेटिव टर्म हुआ और ये ज़्यादा नेगेटिव टर्म हुआ। तो u ऑफ x ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ क्या? नहीं, एक सेकंड रुको, उल्टा।
आप इस चीज़ में, इस नेगेटिव टर्म में थोड़ा और पॉजिटिव टर्म ऐड कर रहे हो, तब जाके टी ई बन रहा है। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, इसमें थोड़ा सा आपने पॉजिटिव किया तब ये थोड़ा कम नेगेटिव हुआ। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ना देखूँ, मैग्नीट्यूड देखने के लिए बोला है क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड देखने के लिए नहीं बोला। तो अब वो क्योंकि मूव कर रहा है तो उसका के ही तो होगा ही होगा, ये तो जाहिर सी बात है। या कहीं लिखा है क्या मूव कर रहा है? लिखा तो है, हाँ ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जो, हाँ तो सही तो लिखा था मैंने, ये टोटल एनर्जी जो है वो ज़्यादा बड़ी हुई पोटेंशियल एनर्जी से। सही लिखा है बिल्कुल, कुछ गलत थोड़ी लिखा है। ज़्यादा बड़ी हुई या बराबर भी हुई? बराबर मुझे नहीं पता बराबर कैसे हो गए, के ही इन्होंने क्या पता ज़ीरो ले लिया हो, लेकिन बराबर है वो। बड़ा मैंने समझा दिया, बड़ा हो सकता है, बराबर का मुझे समझ में नहीं आ रहा बराबर कैसे हो सकता है, क्योंकि भैया मूव कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी तो बनती है आपकी। कोई मुझे समझाए कि मैं गलत हूँ तो किस बात, तो किस रीज़न की वजह से। चलो भाई, ऐसा है कि एक कैपेसिटर दे रखा है आपको। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़े पुराने क्वेश्चन आने लगे हैं, लेकिन चलो कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये आपको वो दे रखा है, एक सर्किट दे रखा है, ठीक है। सर्किट आपको पता है वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है, वी एस इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से। अब आप मुझे ना करंट का वो बताओ, करंट का इक्वेशन बताओ। तो बस आप रेजिस्टेंस से डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं यहाँ पे, रेजिस्टेंस ही नहीं है। क्या है भाई यहाँ पे? यहाँ कैपेसिटेंस दे रखी है हर जगह। कहाँ दे रखी है कैपेसिटेंस? रुक जाओ, अभी मुझे थोड़ा आँख बाहर देखना है, तो मेरी आँखें ख़राब हो रही है। जिंदा हूँ भाई, मैं जिंदा हूँ। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कैपेसिटर दे रखा है। चलो अब यहाँ कुछ ना कुछ करके मुझे करंट की इक्वेशन चाहिए, तो मैं देखूंगा कैपेसिटर। देखो एक्चुअली हम लोग ना सीधे सीधे देखते हैं, सीधे से जंप करते हैं। हाँ ठीक है कि अच्छा कैपेसिटर की इक्वेशन ये है, ये है, ये है। वो कर सकते हो, वो मतलब कुछ लोग नहीं, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक आर्ग्यूमेंट बन सकता है कि वो ज़्यादा बेटर है, मतलब सोचने से ज़्यादा बेटर है कि हाँ ठीक है सीधा सीधा। हाँ और ऑब्वियसली हम पेपर में तो यही करेंगे, सीधे सीधे चले जाएंगे, पेपर में हम ड्राइव नहीं करेंगे। फिर भी अच्छा लगता है ना कि क्या हो रहा है, क्यों, मतलब पता चले तो अच्छा लगता है कि ठीक है अच्छा ये ऐसे हुआ है, अच्छा ये इस वजह से हुआ है, पता लगता है तो अच्छा लगता है, दिल को एक सुकून सा मिलता है। तो ठीक है, तो आप कैपेसिटर से रिलेटेड क्या क्या फार्मूला जानते हो? तो मैं कैपेसिटर से रिलेटेड एक ही फार्मूला जानता हूँ कि ये फार्मूला जानता हूँ, Q इज़ इक्वल टू सी वी। ठीक है, तो V रिप्लेस कर दो कैसे तैसे, V रिप्लेस कर दूँ, V हो गया C बाई क्यू के बराबर। तो कौन सा V रिप्लेस करना है? सही बात है, ये वाला V रिप्लेस करना है क्या? C बाई क्यू, Q इक्वल टू सी वी होता है ना, C बाई क्यू साइन ओमेगा टी। पीक वोल्टेज रिप्लेस करनी है या ये वोल्टेज रिप्लेस करनी है? आई डोंट नो। और वी एस क्या होता है? देखो वी एस जनरली, वी एस क्या होता है? वी एस होता है करंट। करंट को आप कैसे लिख सकते हो? और करंट को आप कैसे लिख सकते हो, सॉरी वोल्टेज को आप कैसे लिखते हो बिना रेजिस्टेंस यूज़ किए? कैसे लिख सकते हो आप? आई डोंट नो यार, मुझे नहीं पता कैसे लिख सकते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन, दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। वोल्टेज को कैसे लिखोगे? नहीं पता है मेरे को, कोई आइडिया नहीं है। चलो आओ देखते हैं। ओके तो ओके, वी नॉट को हमें चेंज नहीं करना था, हमें वी एस को चेंज करना था, या वी सी ले लेते हैं क्योंकि वो कैपेसिटर के थ्रू है। चलो अभी हमने फर्स्ट स्टेप ही देखा था, फर्स्ट स्टेप में ही थोड़ा मैनिपुलेशन करके देखते हैं। तो ये अपेरेंटली ये गलत है शायद, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के, तो वी इक्वल टू सी क्यू हो गया। एक ही बात नहीं हो गई? एक सेकेंड यार, क्या क्यू बाई सी? ठीक है, तो वी इक्वल क्यू बाई सी होता है? सीरियसली? यानी कि तो सही तो है, क्यू बाई सी तो होगा। यहाँ पे क्या लिखा था? सी बाई क्यू क्यों लिख दिया? देखो अरे जो हमने सबसे पहले किया था वो सही था। देखो ऐसा होता है कि क्यू जो चार्ज आपका यहाँ पे लगेगा, चार्ज यहाँ पे आपका डिपॉजिट होगा, वो जाहिर सी बात है वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा। और फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए Q इक्वल टू
सी वी कर देते हैं। सी क्यों, कैपेसिटेंस होता है वैसे तो ये, ठीक है लद्दर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हो गया आपका Q बाय सी, Q बाय सी, हाँ, V इक्वल टू Q बाय सी इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब क्या, तो Q हो गया C, और एक सेकंड, Q हो गया आपका, फिर आपका Q लिखोगे आप, मैं अभी स्मॉल Q में शिफ्ट हो रहा हूँ, Q में लिख दोगे आप सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है जी, ठीक है। आगे बताओ, फिर Q क्या होता है, Q को हटा, मुझे करंट चाहिए, करंट मुझे, आप अपना लक्ष्य मत भूलो, आपका लक्ष्य है कि आपको करंट के पास पहुंचना है। तो आपका करंट होता है डी क्यू बाई डी टी, अगर देखोगे डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि हम सब कुछ इंस्टेंटेनियसली देखते हैं, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई, तो डी क्यू हो गया आई डी टी, ठीक है। तो अगर मैं डी क्यू लिखूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये साइन ओमेगा टी आ गया ना, तो इसका मतलब ये लोग ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो ग्राफ में तो भैया चेंज होता ही रहता है, कभी कम चार्ज होगा, कभी ज़्यादा, तो आई डी टी बराबर हो गया ये, तो आई डी टी बराबर हो गया, तो डी टी अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो ये आपका आंसर करंट हो जाएगा ये। मैं अगर आप फिर भूल गए कि हम लोग करने क्या करने थे, तो हम लोग करंट की एक इक्वेशन ढूंढने निकला है। क्यों, करंट की इक्वेशन वी अपॉन आर नहीं है क्या, वो तब है जब रेजिस्टेंस वगैरह होती है हमारे पास, जब रेजिस्टर वगैरह लगे रहते हैं। अभी हमारे पास कैपेसिटर लगा है, तो हम लोगों को ऑब्वियसली अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, ओमेगा टी अपॉन डी टी। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको सबको पता है कि ये हो जाएगा आपका आंसर, ओमेगा बाहर आ जाता है, तो ओमेगा सी कैपेसिटेंस इंटू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी चीज़, वैसे तो हो गया यहाँ पे हम लोगों का काम ख़त्म हो गया, एक हल्की सी चीज़ मैं बता दूँ जो आप कनेक्ट कर पाओ तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये जान के। क्या है वो छोटी सी चीज़, क्या है वो, तो छोटी सी चीज़ ये है कि आपको याद है, आपको मतलब रुको, मैं ओमेगा सी हटा दूँ, अगर मुझे ओमेगा सी हटाना है, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ, आई बराबर आई नॉट बराबर वी नॉट बाय आर होता है, कहाँ, जब रेजिस्टेंस होता है। अगर मैं इसी फैशन में यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ तो यार डिनोमिनेटर तो कुछ है ही नहीं, नीचे है, डाल सकते हो चाहो तो, पहले तो ओमेगा सी हटा दो, ओके साइड में कर दो, हटाओ मत, चलो साइड में कर दो, वी नॉट कॉस ओमेगा टी अपॉन, यहाँ पे कुछ ऐसा डिनोमिनेटर डालो कि मैं उसे आर से कंपेयर कर सकूँ, क्योंकि हम लोग इम्पिडेंस पढ़ते हैं ना, तो इम्पिडेंस में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखो कैपेसिटर भी हल्का हल्का आपको धक्का देगा, रेजिस्टेंस भी हल्का देगा, और इंडक्टर देगा ही देगा, तो ये इम्पिडेंस के अंदर आता है। तो यहाँ पे इम्पिडेंस अगर बस जेड डाल दो, चलो जेड डाल दो, जेड सी डाल दो, और अगर आपको याद हो जेड सी बराबर होता है 1 ओमेगा सी, क्योंकि जब आप यहाँ पे 1 ओमेगा सी डालोगे तो ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा। कैसा लग रहा है बताओ, हाउ डू यू फील राइट नाउ, आई होप यू आर फीलिंग नाइस। व्हाट डू वी मीन बाय करंट लीडिंग, यहाँ पे करंट लीड करता है, चलो अभी देखेंगे करंट क्यों लीड करता है। अब क्योंकि मैं एग्जैक्टली कर नहीं पाया फर्स्ट ट्राई में, तो मैं इसे रिपीट करूँगा थोड़ी देर में। ज़रा एक सेकंड रुकोगे क्या, 45 मिनट हो गए, कुछ खा पी के आऊँगा क्या मैं, बताओ। 45 मिनट का एक सेशन तो रखते ही हैं, तो 90 मिनट का सोचा था, बट ठीक है चलो आता हूँ मैं, थोड़ा सा ब्रेक लेके आता है, 5 मिनट में कर देंगे। आज नहीं बोले तो कूड़ के मार, रिकॉर्ड हो गई है ये बात। अ स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, ये क्या कहते हैं इसको, हाँ उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है आई गेस। एक स्टोन लिया है आपने, उसको एक स्ट्रिंग से टाई किया है लेंथ एल, एंड इज वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल विद द अदर एंड, ठीक है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब ऐसे मान लो वर्टिकल सर्कल से मेरा क्या मतलब, एक दीवार में कील ठोक दी, ये पहिया, ओ सॉरी ये पहिया कह रहा हूँ मैं, सॉरी ये पत्थर, और यहाँ the magnitude, and at a certain instant of time the stone is at its lowest position and has a speed u. The magnitude of change in velocity as it reaches a position where the string is horizontal. ये बताओ कि चेंज इन यहाँ पे कुछ वेलोसिटी हुई होगी आपकी, ठीक है, मान लो u रही होगी, और जब आप यहाँ पहुँचे होगे तब आपकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, जैसे मैं मान के चल रहा हूँ v रही होगी। देखो वेलोसिटी चेंज हुई है,
पहली बात तो हाँ उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ हो रहा होगा। एक सेकंड रुको, चश्मा ढूंढ रहा था। देखो उसका मैग्नीट्यूड एक तो चेंज रहा होगा ही होगा भाई। क्यों भाई, यहाँ से गई है किसी वेलोसिटी के साथ, ऐसा तो है नहीं कि आप वेलोसिटी मेंटेन कर रहे हो, ऊपर जाएगी हल्का सा कम हो गया होगा मैग्नीट्यूड, प्लस उसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई है। तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया आपका, चेंज इन वेलोसिटी हो गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, या वी फाइनल ऐसे माइनस ऑफ वी इनिशियल प्लस ऑफ, प्लस कर दो वी इनिशियल का माइनस, तो वी इनिशियल इस साइड था, अब आप इस साइड हो गए। तो चेंज इन वेलोसिटी आपकी इधर हुई है। वैसे डायरेक्शन हमें जाननी नहीं थी, इसका कुछ पॉइंट नहीं था, बट मैंने फिर भी बता दिया। वेक्टर में माइनस नहीं होता, वेक्टर में आप उल्टा घुमा के प्लस कर सकते हो, वो वही माइनस को लेके चलते हैं हम। चलो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पता चल जाए तो मज़ा आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, यहाँ पे कुछ आपके पास ना, सिर्फ यहाँ पे मैं मान रहा हूँ ओरिजिन लेके चलता है, ठीक है, बोलो तो ओरिजिन लेके चल रहा हूँ। आप यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके चल रहे हो, क्योंकि ये ओरिजिन है तो हाइट 0 है, तो कोई भी वो नहीं रही होगी एनर्जी, वो वाली एनर्जी नहीं रही, पोटेंशियल एनर्जी। फिर आप हाइट पे चढ़ते हो, mg, हाइट देखो, बस हाइट देखो, mgl, क्योंकि हाँ स्ट्रिंग की लेंथ l है, तो mgl प्लस हाफ ऑफ mv²। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा u² इज इक्वल टू 2gl प्लस v², ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें चेंज निकालना है, यानी कि v² माइनस u² का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। इससे मेरा चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी का, एक सेकंड रुक जाओ एक सेकंड, v² प्लस u² निकालना है हमें, सॉरी v² प्लस u² निकालना है हमें। क्यों भाई, क्योंकि v फाइनल माइनस v इनिशियल भी अगर आप निकालोगे ना, तब भी उसका वो क्रॉस प्रोडक्ट कह रहा हूँ, उसका वो जब निकालने जाओगे, मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे, तो वो a² प्लस b² माइनस 2ab हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और 2a माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा। बेसिकली जस्ट ट्रस्ट मी, आंसर यही आने वाला है आपका, ठीक है। उसका रूट, सॉरी इसका रूट कर दो, इस मैग्नीट्यूड भी क्या, इसका रूट ही कर दो, ठीक है जी। तो मुझे u² के टर्म्स में चाहिए, तो मैं जो v² हटाना है यहाँ से, v² अगर हटाओगे तो v² हो जाएगा आपका u² माइनस 2gl, तो ये हो गया u² माइनस 2gl प्लस u² का रूट हो गया जी ये। तो ये हो गया, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 2u² माइनस gl का रूट, u² माइनस gl का रूट। इजी क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं इसमें, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, वेक्टर वगैरह की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए आपको। अगर आपको वेक्टर की नॉलेज है तो बाकी इतना तो आपको समझ है ही कि काइनेटिक एनर्जी कैसे कहाँ जाती है। देखो अब एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है, पोजीशन वेक्टर बताता है कि आपको ओरिजिन से आप किस पोजीशन पे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग पोजीशन पे हो सकते हो, आगे बढ़ रहे हो, पीछे जा रहे हो, गोल गोल घूम रहे हो, कुछ भी हो सकता है। वेलोसिटी बताओ दो पार्टिकल की कैसे होगी। अब बात ये है ना कि यहाँ अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जब इक्वेशन में आ जाए, पार्टिकल की इक्वेशन में, जो स्पेशली पोजीशन वाली इक्वेशन में, तो समझ जाओ ना ये ना पार्टिकल जो है गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, गोल गोल घूम रहा है। ये इक्वेशन, एक पोजीशन आपको यहाँ मिलेगी, जब आप वैल्यूज़ डालोगे ना तो देखना वैल्यू सारी की सारी या थोड़े थोड़े इंटरवल पे वैल्यू डालोगे, t1 सेकेंड t2 सेकेंड, तो आपको एक वैल्यू यहाँ मिल सकती है, एक यहाँ मिल सकती है, एक यहाँ मिल सकती है, ऐसे ऐसे वो गोल गोल घूमेगा। जब कोई चीज़ गोल घूम रही है तो उसकी वेलोसिटी किधर है, उसकी, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे उस पर वेलोसिटी तो है ही है, पर ऐसा तो नहीं है रुका हुआ है, वो वेलोसिटी इस साइड हो गई क्योंकि वो गोल गोल घूम रहा है, और आपको पता है वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, तो डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, डी हो गया एकदम क्लियर कट आंसर आपका, ठीक है, कुछ है नहीं यहाँ पे, इजी क्वेश्चन है ये। एक वर्टिकल स्प्रिंग है, ठीक है, उस पर ये यार ये तो राहुल पहलवान वाली आदत लग गई, वही करता रहता है, ठीक है। वर्टिकल स्प्रिंग है आपके पास जिसका फोर्स कांस्टेंट दे रखा है, आपने उसे टेबल पे लगा रखा है, एक बॉल है जिसका मास m है, आप उसे एक हाइट से फेंक रहे हो, ठीक है, अबव द फ्री, एक सेकंड थोड़ा अगर मैं ड्रॉ कर दूँ इसे, तो ये आपका वर्टिकल सरफेस, सॉरी ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक स्प्रिंग लग रखा है, रुक जाओ एक सेकंड, उसके ऊपर एक स्प्रिंग बना दो, ठीक है। अब उसके ऊपर से आपने एक बॉल भी फेंकी, चलो ठीक है भाई, मान ली तो आपकी बात, वो भी मान ली, मैंने एक बॉल भी फेंकी, तो वो पूछ रहा है कि नेटवर्क डन इन द प्रोसेस बताओ मेरे को। बॉल
by mass m at a height h above the above the free upper end of the spring at, ठीक है, height h above the free, ठीक है। तो यहाँ से स्प्रिंग से कितना दूर है वो, तो स्प्रिंग से दूर है वो, मैं मान के चलता हूँ x से था कितना था, h है, स्प्रिंग से ऊपर है वो h के डिस्टेंस पे, और वो फिर ना d दबाता है, वो d दबाता है, मतलब d ऊपर गिर रहा है तो भैया कंप्रेशन तो आएगा ही, तो d सेंटीमीटर का कंप्रेशन भी होता है। सेंटीमीटर क्यों मतलब मान लो d यूनिट का, वैसे ज़रूरी नहीं है सेंटीमीटर का हो भाई, क्या पता बहुत बड़ा स्प्रिंग हो, बहुत बड़ी बॉल हो तो मीटर का भी हो सकता है, वरना तो कंप्रेशन तो छोटा मोटा ही होता है ना। पेन वाले स्प्रिंग से तो खेला ही होगा आप लोगों ने होपफुली। चलो अब बताओ नेटवर्क डन इन द प्रोसेस क्या होता है। नेटवर्क डन इन द प्रोसेस पता है मैं मान के चलता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैं तो ऐसे ही लेके चलता हूँ। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया आपका, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ ऑफ नहीं, एक सेकंड यार रुक जाओ, ये कुछ गलत सा लग रहा है मेरे को, ये मुझे कुछ गलत लग रहा है। पहले स्टार्टिंग में बताओ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी थी आपके पास, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है आपके स्प्रिंग कांस्टेंट एनर्जी में, है ना। तो नेटवर्क डन इन द प्रोसेस कितना होता है, नेटवर्क डन इन द, अब यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो यूज़ कर नहीं सकते भाई, ये तो यूज़ कर नहीं सकते आप, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, गुड क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये वाली एनर्जी भी, ये वाला नेटवर्क भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ का एक्सेलेरेशन, तो यहाँ तो चलो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यहाँ का एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, तो दिक्कत होने वाली है। तो इससे अच्छा, और यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट भी नहीं होता, सही बात है, स्प्रिंग में फोर्स कांस्टेंट नहीं होता, आपको पता है, क्योंकि फोर्स डिपेंडेंट होता है नेगेटिव ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यूज़ नहीं कर सकते। तो करूँ क्या, मैं करूँ क्या बताओ। वर्क डन का फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड इज कंप्रेस्ड बाय द डिस्टेंस डी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में भी ज़ीरो, क्योंकि कंप्रेस कर दोगे तो स्प्रिंग को रोक देगा, तो लास्ट में भी ज़ीरो। तो मुझे तो नहीं लगता। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ भाई। स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी थी आपकी, स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी देखो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी कम ही हो गई स्टार्टिंग से यार। आई डोंट नो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। द नेटवर्क डन इन द प्रोसेस, नेटवर्क को कैसे, नेटवर्क को दिखाऊंगा कैसे मैं। द नेटवर्क डन इन द प्रोसेस, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपकी, पोटेंशियल एनर्जी जब आप टॉप पे थे तो वो थी आपकी H प्लस डी। मैं मान के चल रहा हूँ कि स्प्रिंग बहुत छोटा है, तो ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, तो ये D प्लस H पूरा का पूरा डिस्टेंस हो गया, पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। मुझे नहीं पता, मुझे फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, रुक जाओ। वर्क होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वर्क डन बाय mg और वर्क डन बाय स्प्रिंग, अच्छा दो जगह वर्क डन हो रहा है ना, हाँ सही बात है। एक्चुअली वर्क डन हो रहा है दो जगह पे, आपकी ग्रेविटी भी काम कर रही है और आपका ये भी काम कर रहा है, क्या बोलते हैं इसको, सही बात है। रुक जाओ, इस पे वापस आएंगे, इस पे वापस काम करेंगे, चिंता मत करो, वी विल कम बैक हियर। चलो ये बताओ कि क्या आपने ये अपैरेटस लगा दिया, ये स्विच है, ये इंडक्टर है, ये आपने जस्ट अभी आपने स्विच ऑन किया, बताओ क्या होगा। करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे पहुँचेगा करंट। तो व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ स्टेडी करंट एंड व्हेन वी रिमूव द सेल। पहले तो क्या होगा ना, मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो सबसे पहले आपकी ये चीज़ होने वाली है कि ये ना करंट अपोज करता है, जो इंडक्टर होता है चेंज इन करंट अपोज करता है, टू बी मोर एग्जैक्ट। कंडक्टर डजंट लाइक, जो इंडक्टर को चेंज इन करंट पसंद नहीं है। तो ऐसा होगा कि जब करंट ऐसे चेंज इन करंट यानी डेल्टा आई मान लो, ये चेंज इन फ्लक्स मान लो, इनफैक्ट चेंज इन करंट, जब करंट फ्लो करने लगेगा यहाँ पे, तो ये ना उसे अपोज करेगा, तो ये धीरे धीरे ग्लो करना शुरू करेगा, क्योंकि अपोज ही कर सकता है, ऐसा तो है नहीं करंट रोक ही दे, अपोज ही करेगा। तो ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, ग्रो नहीं करेगा ये ऑब्वियसली। फिर क्या, उसके बाद बात क्या आनी है, उसके बाद बात ऐसी हो जाएगी ना, जब यहाँ पे कब तक ये अपोज करता रहेगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा, देखो अपोज चेंज इन करंट, ना कि करंट, इतना ध्यान रखना है, ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अपोज चेंज इन करंट।
और उसका ईएमएफ जनरेटेड होता है। इसके बीच में एक इससे उल्टा एक ईएमएफ जनरेट होगा जो कि होगा नेगेटिव एल, इंडक्टेंस कहते हैं शायद इसे, अपॉन डी आई बाई डी टी। यानी कि जितना अचानक से करंट चेंज होने वाला है, जितना अचानक से करंट चेंज होगा उतना ही क्या कहते हैं, उतना ज़्यादा आपका ईएमएफ जनरेट होगा। खैर वो सब छोड़ो, मैं क्या कह रहा था, हाँ तो ये धीरे धीरे ग्लो करेगा फिर एक टाइम के बाद ना जब ये मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच जाएगा तो यहाँ स्टेडी करंट आने लगेगा, स्टेडी करंट आएगा। और जब यहाँ स्टेडी करंट आने लग जाएगा तो ये अपोज करना छोड़ देगा, और जैसे ही अपोज करना छोड़ देगा करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये करंट जो है वो स्विच जो है फ्लिप कर जाएगा, खुल जाएगा। खैर ऐसा हो ना हो, मतलब इतना समझ लो कि पहले करंट जो धीरे 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 फिर एक स्टेडी करंट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। जब ये मैक्सिमम करंट की कैपेसिटी पहुंच जाएगा तो ये रुक जाएगा करंट चेंज होना। हु इज राइडर प्रोवाइडर, देखो जब आप रिमूव कर दोगे सेल तो क्या ये बल्ब तुरंत रुक जाएगा, ये बताओ बताओ सोच के बताओ, थोड़ा सोच समझ के बताओ। अगर आप आंसर नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग आंसर कर पाएंगे। अब आंसर करना शुरू करो। ऐसा तो बहुत कम लोगों में जिन्हें सर में आ गया होगा कि करंट स्विच हटाते ही क्या हो जाएगा, सॉरी सेल हटाते ही क्या हो जाएगा। बहुत कम लोगों में जिन्हें तुरंत समझ में आ गया होगा। अब बाकी के लिए, मेरे जैसे एवरेज या बिलो एवरेज या अबव एवरेज लोगों के लिए सुनो, आप सेल हटाओगे क्या हटेगी, वोल्टेज। वोल्टेज हटाओगे तो क्या हट जानी चाहिए थी, करंट। बिल्कुल सही, करंट हट जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ नहीं होता। यहाँ पे क्यों, क्योंकि करंट अचानक से हट गया तो करंट हो गया अचानक से ज़ीरो, मतलब किसी जगह से अचानक से करंट ज़ीरो हो गया आपके सर्किट में। तो ये फिर इंडक्टर अपनी साइड से इसको एनर्जी देने लगेगा, ये करंट पंप करने लगेगा। क्यों, क्योंकि इसे तो पसंद नहीं है अचानक, रुको नो 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 नो, वो करंट होने, जब करंट को ज़ीरो होने से बचाएगा वो, सॉरी वो करंट को ज़ीरो होने से धीरे धीरे बचाएगा, कोशिश करेगा, सॉरी बचाएगा भी क्या, कोशिश करेगा, एक टाइम पे तो ख़त्म होना ही है। आगे बढ़ते हैं, बाकी आपको रीड करना है तो कर लो। फाइंड द फार्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर को, उसके लिए एक फार्मूला होता है, उसके लिए एक फार्मूला होता है, वो याद करना बहुत ज़रूरी है। क्या करें क्या करें जैसे कि when we remove the battery, the inductor, a voltage is induced to support the dying current। हाँ यहाँ पे एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा जो सपोर्ट करेगा, ठीक है। Li²/2 एनर्जी है, टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू द बल्ब है नेगेटिव LI/DI। मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों है, अगर कोई मुझे बता दे ये कैसे पता चला। मैं देखो पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट, सही बात है। पावर होता है चेंज इन एनर्जी भी, हाँ ये भी सही बात है। अच्छा यहाँ से आया, अच्छा यहाँ से फार्मूला आया, सही बात है। चलो Li²/2 मुझे पता तो था कि हाँ ऐसा एक फार्मूला है, मुझे याद भी था इनफैक्ट, और इसकी एक एनालॉजी भी है, 12 mv² जैसा है ये फार्मूला काइनेटिक एनर्जी के लिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, मतलब एक एनालॉजी भी मैं बना के दिखा दूंगा। बाकी ये बात मुझे याद नहीं थी तो चलो कोई बात नहीं, छोटी सी बात है ये, चलो मैं बता ही देता हूँ अभी, जस्ट अभी बता देता हूँ बात। ओहो क्वेश्चन चेंज हो गया, चलो क्वेश्चन आएगा, चिंता मत करो, क्वेश्चन आएगा। नहीं तो आप अगली, जब भी ये इस प्लेलिस्ट में नहीं आया तो अगली में देख लेना। भाई मुझे तो अभी देखना है, आ जाएगा यार, आ जाएगा, चिंता मत करो। गिव मी एन इक्वेशन फॉर करंट, ठीक है। अब वापस यहाँ पे आते हैं, आप ज़रा मैं एक बार रिकैप दे दूँ, अगर कैपेसिटर वाली बात आपको याद नहीं है तो। कैपेसिटर में आप जब करंट की वोल्टेज लिखने जाओगे, सॉरी करंट की वैल्यू लिखने जाओगे या करंट का इक्वेशन लिखने जाओगे तो आप V/R यूज़ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? V/R इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये कैपेसिटर है, यहाँ रेजिस्टेंस नाम की चीज़ नहीं होती है। रेजिस्टेंस रजिस्टर में होती है, इंग्लिश वाला रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि इंग्लिश वाला रेजिस्टेंस होता है, मेरा मतलब इम्पीडेंस होता है, यहाँ पे धक्का मिलेगा करंट को, लेकिन वो वाला रेजिस्टेंस नहीं है जो फिज़िक्स वाला रेजिस्टेंस। कोई बात नहीं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा मैं भाई, इतना कंफ्यूज कर कह रहा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा, वो सब छोड़ो। आपको मैं VS बता दूं तो जी VS होता है, तो जी VS होता है आपका वोल्टेज, या VC लिखते हैं, VS छोड़ो VC लिखते हैं। VC हो गया, आपको पता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके वोल्टेज के, तो Q = CV हो गया, ठीक है। Q =
सी वी हो गया। तो मैं वी को क्यू बाई सी की तरह भी डिनोट कर सकता हूँ, क्यू बाई सी की तरह भी डिनोट कर सकता हूँ। चलो ठीक है, तो एक जगह मैं क्यू बाई सी स्मॉल क्यू ले रहा हूँ मैं, रुक जाओ अच्छे से लूँगा मैं, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, ये ठीक है। क्यू बाई सी बराबर हो गया मेरा वी नॉट साइन ओमेगा टी। पहले मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमें करंट चाहिए, हमें चाहिए करंट की कोई बेहतरीन वैल्यू। तो ये हो जाएगा क्यू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और फिर Q, अगर मैं Q हटाना चाहता हूँ तो आपको याद है कि Q बाई टी या डी क्यू बाई डी टी, डी कहाँ से आ गया अचानक से, अभी तक तो था नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ये सब दे रखा है साइन ओमेगा टी। मैं चाहता हूँ कि इंटीग्रेट करके मेरा कुछ है, वैसे भी ऑल्टरनेटिव करंट है तो Q की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, तो इसलिए स्टार्टिंग से ही डी क्यू लेने के चलना चाहिए था ना। हाँ, सी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्यों भाई? क्या? क्योंकि कैपेसिटेंस तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, वो तो किसी उसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ आपने कैपेसिटर कौन सा लिया है। चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया, हाँ रुक जाओ एक सेकंड। तो ये हो गया या डी क्यू हो गया। तो डी क्यू अगर मुझे हटाना है तो मैं लिखूँगा आई डी टी। तो ये हो गया आई डी टी, आई डी टी सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब जब मेरे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, इसको तो इंटीग्रेट कर नहीं सकता क्योंकि कुछ दे नहीं रखा मेरे पास इंटीग्रेट करने के लिए। यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वो भी नहीं है, ऑपरेशन भी नहीं है, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी नहीं है। यहाँ छेड़ सकता हूँ मैं, तो यहाँ छेड़ूँगा। तो सी वी टी साइन ओमेगा टी, और फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है क्या निकल के आ जाएगा। डिफरेंशिएट करने के बाद सबको पता है कि ये हो जाएगा ओमेगा सी, जो कि इम्पिडेंस है, इंटू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। और ये हो गई हमारी करंट की वैल्यू। ये ना कैपेसिटर सर्किट, कैपेसिटेंस का सर्किट करंट लीड क्यों कर रहा है, देखो पहले पढ़ लेता है सीधा। वोल्टेज अक्रॉस आर कैपेसिटर हैज़ टू बी द सेम अक्रॉस, बट इन ऑर्डर टू चेंज द पोलर। हाँ देखो, आपको ना वोल्टेज कांस्टेंट सेम रखनी है फॉर सम रीज़न, मुझे नहीं पता। यहाँ पे जहाँ जो कैपेसिटर के अराउंड वोल्टेज है वैसी, जो सेल के अराउंड वोल्टेज है वही वोल्टेज आपको कैपेसिटर के अराउंड भी मेंटेन करनी है। अब वो आप तभी कर पाओगे जब आप पहले करंट पहुँचवा दोगे वहाँ पे, और फॉलोड बाय आपका वोल्टेज। ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई थी ना, अभी भी समझ में नहीं आ रही है। बस चलो, अब कोई अगर मुझे अच्छी बेहतरीन लैंग्वेज में समझा दे, बेहतरीन वर्ड्स में समझा दे तो अच्छी बात है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया। तो मैंने ये समझा दिया था कि ये क्या चल रहा है। पहला आपको मैंने पहला पार्ट तो समझा दिया। चलो अब दूसरे पार्ट की जब बारी आती है तो ये कह रहा है ना कि ये बताओ कि इसके अंदर का एनर्जी कितना है। तो एनर्जी के लिए मैं पहले देखता हूँ पावर को। पावर कहता है कि पावर का ना, पावर क्योंकि स्केलर है, पावर में ना इतना तामझाम नहीं होता, आपको पावर में इतना वो नहीं देखना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, थोड़ा सा साइड जाऊँगा मैं, जब हम लोग RMS करंट के बारे में पढ़ रहे थे तो तब भी हमने पावर यूज़ किया था RMS निकालने के लिए। नहीं भी आता तो चलो कोई बात नहीं, वरना मैं ऐसे ही बता रहा था, पावर उस समय भी यूज़ किया था। थोड़ा कम करो, ये बहुत ज़्यादा हो गया ये। तो P हो जाता है आपका, P बराबर हो जाता है आपका VL, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, इंटू आई ना करंट, हाँ VI। VL क्या है? वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, वो है नेगेटिव L di/dt। कहाँ पता है भाई, दे रखा था ये भी हम लेके चलना है। इसका मैग्नीट्यूड निकालता है, तो ये हो गया, मैग्नीट्यूड निकालें पावर अपॉन, एक सेकंड क्या करो तो, एक सेकंड करो तो तुम, मुझे सही सा नहीं लग रहा। ये L di/dt इंटू आई बराबर हो गया आपका पावर। नहीं यार रुको एक सेकंड, पावर, हाँ पावर होता है चेंज इन एनर्जी अपॉन टाइम। हम निकालने क्या बैठे थे एनर्जी, वो मैं भूल ही गया कि निकाल क्या रहे थे। di/dt, तो ये dt कट गया, ये dt कट गया, तो ये हो गया। ये कैसे हो सकता है? अच्छा हाँ ये आई है ना, हाँ। तो Li/di बराबर है चेंज इन एनर्जी, इंटीग्रेट करो, यहाँ भी इंटीग्रेट करो, तो आपका एनर्जी बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा Li²/2। अब देखो मैं पूछने वाला हूँ यहाँ पे 2-3 चीज़ें। पहली बात तो कि ये चीज़ कहाँ से आई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ कहाँ से आई, रुक जाओ, डाउट है क्योंकि डाउट के लिए कलर चूज़ कर लेते हैं। तो ये डाउट है मेरा, ये चीज़ कहाँ से आई। दूसरा डाउट है मेरा कि यहाँ पे हमने लिमिट्स क्या ली है भाई इंटीग्रेट करने के लिए, इंटीग्रेट किया है क्यों।
और ये सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही क्यों आया, कोई और टाइप की एनर्जी क्यों नहीं आई। चलो ये नीचे वाली बात मुझे लगता नहीं है इंडक्टेंस अभी डिराइव नहीं करेंगे, कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे। इसे 3.2 मंथ्स बात कर देता हूँ ऐसा। ओह खूनी क्वेश्चन। ये मतलब मैं मेरी पता नहीं क्यों पिछली वीडियोस कुछ पिट रही हैं, एल्गोरिदम उन्हें बूस्ट नहीं दे रहा है। ये मेरी आखिरी सक्सेसफुल वीडियो थी, वो भी सक्सेसफुल, क्या इतना मानूंगा नहीं मैं सक्सेसफुल, सही बताऊँ तो। एक हार्ट है, बंदे का हार्ट है जो पंप करता है 5 लीटर ऑफ खून थ्रू द आर्टरीज पर मिनट एट अ प्रेशर ऑफ 150 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अच्छा ऐसा है, एक हार्ट है, एक आदमी का हार्ट है जो 5 लीटर, ठीक है। इफ़ द डेंसिटी बताओ, पावर बताओ, ठीक है। तो ये नंबर फेंक रखे हैं, अभी सारे नंबर एक साथ मैं आपको नहीं चलो समझा ही देता हूँ। 5 लीटर ब्लड पंप हो रहा है, 5 लीटर 1 मिनट में, 5 लीटर, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा होता है ये। और उसका प्रेशर बता दे रखा है किस प्रेशर से हो रहा है, और डेंसिटी भी दे रखी है। तो बताओ कि भाई पावर क्या होती है, पावर किस मतलब पावर बताओ हार्ट की। तो यार मुझे पावर के इक्के दुक्के ही फॉर्मूला याद है, सही बताऊँ तो। यहाँ वोल्टेज वगैरह है नहीं, तो वोल्टेज इंटू करंट मत दे देना यहाँ पे। पावर था जहाँ तक मुझे याद है वर्क डन अपॉन टाइम, एक फार्मूला तो ये था, वर्क डन अपॉन टाइम, ये एक पावर का फार्मूला होता है, ठीक है। तो वर्क डन हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रुक जाओ एक सेकंड, फोर्स मैं प्रेशर ला सकता हूँ यहाँ पे, कोशिश करूँगा तो, अगर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइड बाय एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर, तो चलो प्रेशर आ गया, प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू ए हो गया वॉल्यूम, चलो वॉल्यूम भी आ गया, प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन टाइम। कर सकता हूँ कुछ इसका मैं, देखते हैं। वॉल्यूम पता है कि मुझे वॉल्यूम 5 लीटर है, नहीं यार मुझे तो नहीं लगता। डेंसिटी डिस्प्लेसमेंट इनटू जो, हाँ सॉरी, लेंथ इनटू एरिया वॉल्यूम ही तो होता है। हाँ प्रेशर भी पता है, टाइम नहीं पता मुझे, टाइम और डेंसिटी दे रखा है, तो मे बी डेंसिटी का कुछ तो काम होना ही चाहिए था, हो सकता है यार। डिराइव अ फॉर्मूला फॉर वर्क डन यूजिंग प्रेशर। अच्छा रुक जाओ, फोर्स हो गया, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हो गया प्रेशर इनटू एरिया। अच्छा प्रेशर इनटू एरिया फोर्स होता ना, लास्ट टाइम भी यही गड़बड़ करी थी। हाँ तो ठीक है, देखो फोर्स इनटू नहीं ठीक तो है यार, ठीक तो है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो एफ अपॉन ए प्रेशर हो गया अपना, प्रेशर निकल गया, तो प्रेशर इंटू डी इंटू ए अपॉन टी। अब देखो यहाँ पता है मैं डेंसिटी यूज़ करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे को डेंसिटी यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो ठीक है। तो प्रेशर हो गया 150 mm, 150 mm इंटू, मुझे नहीं पता मैं इसको किस यूनिट में कन्वर्ट करूँ, इंटू 5 लीटर, 5 लीटर अपॉन 1 मिनट में, सेकंड्स में निकालता है, मे बी ये हो आंसर, चलो देख ही लेते हैं। प्रेशर होता है रो जी एच, अच्छा प्रेशर रो जी एच होता है क्या, होता होगा। प्रेशर की वैल्यू आ गई 13.6 इंटू 1500। अच्छा देखो वर्क पावर हो गया, वर्क डन अपॉन टाइम, तो पी वी इंटू टी, पी वी अपॉन टी। ओ हाँ सही बात है, अच्छा 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 अच्छा, 150 mm ऑफ मरकरी, यहाँ से मुझे, अच्छा अच्छा मैं तो भूल ही गया था। हाँ सॉरी, देखो ये गलत क्यों है, मैंने यहाँ तक सब कुछ सही किया, इनफैक्ट ये जो मैंने खुद से हम लोगों ने डिराइव किया था, ये हम लोगों का सही था एक्चुअली। पी प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन टाइम है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये बिल्कुल कोटी सही है। हम लोगों की गलती ये थी कि हम लोग प्रेशर को कायदे से देख नहीं रहे थे। 150 mm ऑफ एच जी, तो हाइट हुई ना कि मरकरी की हाइट कितनी हुई, और जितनी मरकरी की हाइट होगी उतना ज़्यादा प्रेशर। और वो कैसे निकालते हैं जी, प्रेशर हाइट से प्रेशर कैसे निकालते हैं, रो जी एच से, ये तो भूल ही गया था मैं बात। तो रो कितनी दे रखी है, 13.6 रो इंटू क्या आता था, 13.6 इंटू 10⁻³ रो, किस में है ये, के जी अपॉन मीटर क्यूब पे, चलो कोई बात नहीं। रो जी हो गया होगा आपका 10 इंटू एच हो गया आपका कितना, एच कितना था, 150 mm ऑफ मरकरी। क्या 150 mm को उसमें कन्वर्ट करेंगे क्या, मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या,
10⁻⁻3 होगा अगर मीटर में कन्वर्ट होगा तो। मीटर में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे मीटर क्यूब है तो यहाँ पे मीटर होना चाहिए ना। तो ρgh इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी थी 5 लीटर, तो 5 लीटर को तो 5 लीटर ही रहने दो, अपॉन टाइम। टाइम बोले तो कितना 1 मिनट, 1 मिनट हुआ तो 60 सेकेंड हुआ। जूम आउट नहीं कर पा रहा हूँ अब मैं, चलो कोई बात नहीं यार। अपॉन अब मैं जूम इन जूम आउट नहीं कर पा रहा हूँ फॉर सम रीज़न। अपॉन 60 यानी कि 60 सेकेंड है ना, 60 सेकेंड वाला 60 है ये। तो अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3, ये कट गया, ये 1500 हो गया, एक ज़ीरो काट दो, ये 150 हो गया। तो 13.6 लगभग 2 ही मान लो इसे। 150 इंटू 2 कितना होगा, 150 इंटू 2 कितना हुआ ये, किलो वाट में है क्या आंसर, इन वाट में है। कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई, बताओ क्या गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। खैर वो छोड़ो, रुक जाओ एक सेकंड। 150 इंटू 2 हो गया 3। अगर अब 300 आ रहा है वैसे तो मेरा आंसर, लेकिन अब क्योंकि अरे क्या गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है। 60 सेकेंड 150 इंटू 10 टू द पावर 150 इंटू 10 टू द पावर +3 है। यहाँ पे 5 इंटू 10 टू द पावर -3 क्यों किया इन्होंने, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, हम लोगों का फॉर्मूला हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो गया। अब ये दिक्कत देगा अगर हमें, तो भाई कैलकुलेशन वगैरह में दिक्कत होने वाली है, वरना दिक्कत नहीं होगी, चिंता मत करो। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स फॉर विच बोथ दी ब्लॉक विल मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। अब ऐसे क्वेश्चन ना, ये मैं मतलब ऐसे क्वेश्चन दिक्कत दे देते हैं, लगते हैं ईजी हैं लेकिन दिक्कत दे देता है, एटलीस्ट मुझे तो दे देता है। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आप इस पर कुछ फोर्स लगाओगे, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर है, ये वाला कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, इस यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक। आप इसके ऊपर 8 किलो के ऊपर फोर्स लगाओगे। फोर्स का वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 8 इंटू ए, अभी एक्सेलरेशन पता नहीं है, बट जब आप इसको धक्का दोगे तो आप किस किस चीज़ों को धक्का दे रहे हो, आप इन दोनों को धक्का दे रहे हो। तो यहाँ पे 12A होगा, 8 + 4A होगा, ठीक है। ये गलती लास्ट टाइम मैंने करी थी, 8 + 4A होगा ये एक्चुअली में, ना कि 8A होगा। तो 8 + 4A होगा, यानी कि ये हो गया 12A हो गया, ये ओवरऑल 12A हो गया ये, ठीक है। अब क्या, अब ये 12A हो गया है, अब इसका क्या करें हम, सवाल तो बढ़िया भाई, अब क्या करें। हाँ, अब आप ये निकालो कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकती है। यार मैं इसको कितनी मैं एक्सेलरेशन दे दूँ, इसको दिक्कत किसको होगी एक्सेलरेशन से ज़्यादा, यार इसको कितनी दे दो क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो चलता चला जाएगा, ये तो फ्रिक्शनलेस है। लेकिन इसको एक लिमिट में एक्सेलरेशन दे सकते हो। इसका अगर मैं FBD बना दूँ, मुझे पता चल गया कि हाँ, दिक्कत कौन देगा हम लोगों को, दिक्कत देगा ऊपर वाला मास, क्योंकि ये गिर जाएगा, पीछे की साइड गिर जाएगा एक लिमिट तक ही, तो इसे फ्रिक्शनल फोर्स धक्का देगी, एक बात तो गिर ही जाएगा। तो ऐसा है कि वो मैक्सिमम हो जाएगा, ये खुद भी इसके कुछ एक्सेलरेशन होगी, सामने वाला एक्सेलरेशन, सामने वाला जो फोर्स है वो तब ये मतलब इस पर, क्योंकि भैया इसको इसके ऊपर धक्का लगा रही हो, इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रही है, इसका मतलब इसके ऊपर भी फोर्स लग रही है। हाँ, डायरेक्टली टच नहीं कर रही है लेकिन फोर्स तो लग रही है, इसके थ्रू ट्रांसलेट करके ऊपर तो जा रही है फोर्स। खैर वो फोर्स बराबर हो जाएगी जब हमारे फ्रिक्शनल फोर्स के, तब तक ही काम हो पाएगा हमारा, उसके बाद काम नहीं होगा। तो चलो जी, वो फोर्स निकाल लो कितनी होगी, तो वो होगी 4 इंटू ए। हमने यार तुमने 12A कही थी, अब 4A 12A तब कही थी जब दोनों को एक साथ लेके चल रहे थे उस केस में। अभी हम ये देख रहे हैं कि ये कितनी फोर्स झेल सकता है, तो फोर्स जितनी झेलेगा मास इंटू एक्सेलरेशन झेलेगा, ठीक है। तो 4 इंटू ए इज इक्वल्स टू आपका जो मैक्सिमम वो कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, वो है आपका 4 का, क्योंकि वो होता है ना डेल्टा इंटू एन होता है, डेल्टा सॉरी म्यू एन होता है, म्यू एन नहीं म्यू एन होता है, और एन की वैल्यू mg, ठीक है। तो 4 हो गया, 4 कितना वो ये 0.4 इंटू 4 इंटू जी, 4 से 16 हो गया, सॉरी ये 16 होगा, 4 की जगह 16 हो गया। तो एक्सेलेरेशन हो गई आपकी 4 मीटर पर सेकंड वाले की, ऊपर वाले की एक्सेलेरेशन है, नीचे वाली की नहीं है एक्सेलेरेशन यार। लेकिन ये अगर एक साथ चिपक रहे हैं तो दोनों की एक्सेलेरेशन तो सेम ही होगी, गुड।
वेरी गुड, अच्छा लॉजिक है, क्योंकि ये चिपक के चल रहे हैं तो दोनों की एक्सेलरेशन बराबर होगी। तो हम लोग को आंसर मिल गया। यहाँ हम लोग को एक्सेलरेशन ढूंढना था, 12×4 48, 48 न्यूटन की फोर्स झेल सकते हैं दोनों के दोनों साथ में साथ एक साथ। 48 न्यूटन की फोर्स के बाद, सॉरी एक सेकंड, 48 न्यूटन की फोर्स के बाद दिक्कत करने लगेगी हम लोगों को। चलो आ जाओ वापस इस क्वेश्चन पे। अब मैं डायग्राम ना बना के सीधा सॉल्व करने की बात करता हूँ मैं। अगर आपको फिर भी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो वापस डायग्राम पे आ जाते हैं। हम लोगों को निकालना है टोटल वर्क डन। यहाँ पे पहली बात तो काम कर कौन रहा है, आपने छोड़ दिया, आप अब कुछ काम नहीं करोगे। वर्क डन नेट कितना हो गया, अब मान के चल रहा हूँ मैं नीचे की साइड। पता है ये मैं जहाँ तक मुझे याद है, शायद मैंने जब अटैम्प्ट कर रहा था तब मैंने ज़्यादा बेटर, मतलब जब MCQ में अटैम्प्ट कर रहा था तब आई थिंक आई डिड अ बेटर जॉब इन एक्सप्लेनिंग इट देन आई एम डूइंग इट नाउ। चलो रुक जाओ जरा। वर्क डन नेट, हाँ सॉरी, चलो थोड़ा वापस स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा बाहर देखने लगा था एबिस में। व्हेन यू स्टेयर इनटू द एबिस कीप इन माइंड दैट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम द एबिस विल स्टेयर बैक। नीचा डब्ल्यू नेट हो गया आपका वर्क डन। आप एक तो ग्रेविटी काम कर रहा है, ठीक है, मैं टेक्निकल टर्म्स ना यूज़ करके, एक तो ग्रेविटी काम कर रही है और एक आपका स्प्रिंग काम कर रहा है, ठीक है। स्प्रिंग पहले ग्रेविटी देखो, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि हाँ नीचे की साइड जा रहे हो तो ग्रेविटी काम कर रही है, जो कि बात सही है, ये मेरा मानना है, ठीक, ये मानना चल रहा है मेरा। चलो ठीक है, ग्रेविटी ने कितना काम किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यार तुमने तो कही थी फोर्स अलग अलग हो जाता है, फोर्स अलग होता है स्प्रिंग के मामले में, तब फोर्स अलग होता है, ठीक है, स्प्रिंग के मामले में फोर्स अलग होता है। यहाँ पे फोर्स भी फोर्स वो रहेगा, फोर्स mg। तो गिरा कितना हाइट पे था, तो mgh हाइट गिरा था वो, ठीक है, तो पॉजिटिव mgh, सॉरी mgh प्लस d। पूरी हाइट गिनो ना, जब गिन ही रहे हो, गिरने की हाइट जब गिन ही रहे हो तो पूरी हाइट गिनो। रुको एक सेकंड, देखो वो गिरा जब, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ गिरते गिरते h प्लस डी उसने डिस्टेंस कवर किया, तो mgh प्लस डी, तो ये हो गया mgh प्लस डी, h माइनस डी वाला सिस्टम ही हट गया। तो आंसर ए हो सकता है, डी हो सकता है। अब आ जाओ काइनेटिक। अब यहाँ पे स्प्रिंग में जो होता है ना, स्प्रिंग में देखो वैसे तो एक फार्मूला होता है, तो मैंने भी जस्ट अभी देखा जब पिछली बार चेक कर रहा था, वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। ये होता है डेल्टा यू होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की होती है बाय द वे kx²/2। ये भी डिराइव हो जाएगा, अगर आप चाहते हो तो बता देना, अगर डिराइव करनी है तो। kx² नेगेटिव ऑफ kx², हाँ। तो फाइनल पहले तो चलो ठीक है, इनिशियली मतलब जब हम लोग मोशन स्टार्ट कर रहे थे तब तो स्प्रिंग दबा हुआ था ही नहीं, तो इनिशियल तो ज़ीरो हो गया उसका, ठीक है। एक सेकंड रुको, नेगेटिव ऑफ u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो ये तो u इनिशियल वाला तो ज़ीरो हो गया, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो कंप्रेस था ही नहीं। फिर आपने उसे कंप्रेस किया तो kx²/2 उसमें एनर्जी आ गई, तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ kx²/2। यहाँ पे हो गया नेगेटिव ऑफ kd², मतलब x नहीं लेना था, दे रखा है ना क्वेश्चन में कि भैया के d ले लो x मत लो, तो d ले लो, दोनों को प्लस कर दो। आपको ये स्प्रिंग ने इतना काम किया, नेगेटिव काम क्यों किया, देखो तो काम वही तो बात है ना, काम नहीं किया, स्प्रिंग तो दब गया। स्प्रिंग में काम किया होता जब उसको धक्का दे दिया होता, मैं तो ऐसे ही यही सोचता हूँ, स्प्रिंग ने अगर धक्का दिया होता तो वो काम किया होता, स्प्रिंग में काम नहीं किया, तो ठीक है। तो आंसर आ गया आपका, क्लियरली आंसर है आपका ए, mgh प्लस डी माइनस हाफ ऑफ kd², किल टू डेथ रेशियो का स्क्वायर। ये 48 हमने निकाल ही लिया था। आओ भाई आओ, a particle of mass m is driven by a machine that delivers constant power k watts. If the particle starts from rest, the force of the particle at time t is, I don't know. I don't know and I don't care.
ब्रेक ले लेंगे यार, कितना टाइम हो गया, 9 मिनट बचे हैं। चलो यार एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 6:11 हो गए। देखो एक पार्टिकल है मास m का जो आप डिराइव कर रहे हो, उस पर आप कांस्टेंट पावर डाल रहे हो ऑफ द पार्टिकल, ये ड्राइव कर रहे हो बाय मशीन, ठीक है। ज़ीरो से आपने स्टार्ट किया, उस पार्टिकल पे ज़ीरो से आपने स्टार्ट किया, फिर उसे चलाने लगे आप, के उस पर के आपने पावर डाल दी, ठीक है। ठीक है, द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम टी इज़, अब बताओ किसी भी टाइम टी पे उस पर फोर्स कैसे निकालोगे। जाहिर सी बात है यहाँ फोर्स अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग लग रही होगी, क्योंकि कहीं दे नहीं रखा कांस्टेंट फोर्स है, तो मेरे हिसाब से तो फोर्स अलग लग रही होगी। बाकी वो सब छोड़ो, हाँ फोर्स अलग अलग लगेगी, इतनी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, 99% गारंटी दे सकता हूँ। गारंटी 100% देनी होती है भाई, क्योंकि हर ऑप्शन में टी है, फोर्स की इक्वेशन में हर ऑप्शन में टी है। खैर वो सब छोड़ो, अगर आपको ये बात समझ में भी नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। मेन बात यहाँ पे अब आपकी आ जाएगी, के कांस्टेंट है, ठीक है। के होता है चेंज इन वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब के कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर दो, के को भी इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा के टी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, फोर्स को आप लिखोगे, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम टी इज, ठीक है। फोर्स को आप लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन, लिख तो सकते हैं, बात तो सही है, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा। अच्छा ये बात भी सही है, क्या फ़ायदा मास इनटू एक्सेलरेशन लिख के, क्या फ़ायदा। आई डोंट नो, अगर तुम मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हो उसको, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दो और कैसे तैसे एक्सेलरेशन हटा दो वहाँ से, एक्सेलरेशन कैसे लिखेगा भाई, सॉरी एक्सेलरेशन कैसे हटेगा वहाँ से, नहीं एक्सेलरेशन नहीं हटा सकते तो मैं फोर्स को तो रखो यहाँ पे, फोर्स को रखो, ये मेरे हिसाब से तो स्टार्ट ही गलत हुई है। फिर और क्या स्टार्ट हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है के बराबर हो गया ये पावर बराबर हो गया आपका हाफ ऑफ mv स्क्वायर अपॉन टी, तो ये हो गया के टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। फोर्स मास को अगर आप फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन लिख लो तो कोई दिक्कत तो नहीं है, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। अब मेरे पास अनवांटेड चीज़ें क्या क्या है, मेरे को कैसे तैसे अगर मेरा ए हट जाए और वी हट जाए तो मज़ा आ जाएगा। ए और वी मुझे दिक्कत कर रही है ना, ए और वी अगर कैसे तैसे हट जाए तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन ए और वी हटाने की भी तो बात होती है। ये और भी हटेगा कैसे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है बात तो सही है। फिर आपको पता है यू स्क्वायर 0 है तो वी स्क्वायर हो गया 2as, जैसे लिख दो 2as, तो a हट गया, लेकिन अब s आ गया और s का भी कोई काम नहीं है हमें, देखते हैं यार देखते हैं। v हो गया √2k/m, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास होता है dv/dt, अच्छा ऐसे हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी निकालो फिर उसको फोर्स की उसमें डाल दो। देखो यार अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा ब्रेक लेने के लिए, आँखों में भी थोड़ा दर्द सा हो रहा है मेरे को। काफ़ी अच्छे, हम लोगों की प्रोग्रेस भी बढ़िया रही है आज, गुड वर्क, वी डिड गुड वर्क। चलो फिर देखता हूँ, वीडियो एक्सटेंड होगी तो होगी, वरना आई पॉज दिस वीडियो हियर। अगर नहीं आया तो बाय, आ गया तो चलो मिलते हैं।